मम्मी जी, आपने अभी तक दीक्षा को फोन नहीं किया। मेरा 9वां महीना चल रहा है और वो अभी तक आई नहीं। मोहिनी ने अपनी सास से कहा। देख बहू, वो भी ससुराल वाली है। उसके सास ससुर भेजेंगे तभी तो आएगी। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बार वो आएगी। इसलिए तू कुछ और बंदोबस्त कर ले। ममता जी ने भी जवाब दिया। पर मम्मी जी, क्या बंदोबस्त करूं? आपको पता भी है कि खाना बनाने वाली, जच्चा बच्चा की सेवा करने वाली कितने पैसे ले रही है। इतनी तो आपकी बेटी की इनकम भी नहीं है। फिर ऊपर से आपसे इतना काम भी नहीं होता। मोहिनी चिढ़ते हुए बोली। बहू, कितना काम करूं मैं? तुम्हारा बेटा आरव अभी 2 साल का है। अब 2 साल के बच्चे को भी देखभाल की जरूरत तो होती है ना। उसे मैं अपने पास ही सुलाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ। उसके सारे काम तो मैं ही कर रही हूँ, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। अब इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? मेरी भी उम्र हो चुकी है। बीमार मैं भी रहती हूँ। मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये सब। ममता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसलिए तो कह रही हूँ कि दीक्षा को बुला लो। वो काम संभाल लेगी। देखो बहू, दीक्षा तो नहीं आएगी। फिर उसे क्यों बुला रही हो? पिछली बार उसने कहा तुम्हारी सेवा की थी। कहा कोई काम किया था। अब तुम देख लो, अपनी बहन को ही बुला लो। वैसे भी वो तुम्हारी बहुत सेवा करती है। वो तुम्हारी जितनी सेवा करेगी उतनी तो मेरी बेटी भी नहीं कर पाएगी। ममता जी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। पीछे मोहिनी चिढ़कर चुपचाप एक तरफ बैठ गई। इधर ममता जी अपने कमरे में आई और आकर अपने 2 वर्षीय पोते आरव के पास बैठ गई, जो उस समय अपने खिलौनों से खेल रहा था। उसे खेलते देखकर ममता जी को पिछली बातें याद हो आई, जब आरव होने वाला था। घर में ममता जी, उनका बेटा सूरज और बहू मोहिनी ही थी। ममता जी को तो शुरू से ही शुगर और हाई बीपी की शिकायत रहती थी, इसलिए उनसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी दीक्षा को उसके ससुराल से बुला लिया था। जिस दिन मोहिनी के बेटा हुआ था, उस दिन अस्पताल में ममता जी और उनकी बेटी दीक्षा ही थे। दीक्षा ने ही भाग दौड़कर सारा काम संभाला था। लेकिन जिस दिन मोहिनी को डिस्चार्ज होना था, उस दिन उसकी छोटी बहन निधि भी हॉस्पिटल आई थी। घर आने के बाद निधि मोहिनी के साथ उसके कमरे में ही 2 दिन तक रुकी थी। उस दौरान जच्चा बच्चा को नहलाना धुलाना, उनका खाना पीना सब दीक्षा ने ही संभाला था। ममता जी खाना बनाने में उसकी मदद कर देती थी। झाड़ू पोछा करने के लिए तो काम वाली आती थी। जब 2 दिन बाद निधि रवाना हुई तो मोहिनी ने अपने पास से उसे 4 सूट और 2100 रुपये देकर विदा किया था। दीक्षा ने 1 महीने तक अपनी भाभी और भतीजे की जमकर सेवा की थी। उसे बिल्कुल भी बिस्तर से उठने तक नहीं दिया था। सारा काम खुद संभाल रखा था। उसके खाने पीने आराम का पूरा ध्यान रखा था। सूरज और ममता जी भी दीक्षा की बहुत तारीफ करते थे। सुनकर मोहिनी के चेहरे के भाव ऐसे बदलते थे जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। 1 महीने बाद जिस दिन दीक्षा रवाना होने वाली थी, उस दिन सूरज जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। पर जाने से पहले वो मोहिनी को दीक्षा की विदाई के लिए 20,000 रुपये देकर गया था और कह गया था कि ये पैसे दीक्षा को दे देना, ताकि वो अपनी पसंद का कोई सामान खरीद ले। पैसे देखकर मोहिनी चिढ़ गई और सूरज से बोली, इतने पैसे क्यों लुटा रहे हो? तुम्हारी तनख्वाह ही 40,000 रुपये है। अपनी आधी तनख्वाह ही अपनी बहन को दे दोगे क्या? वैसे ही अब इतना खर्चा हो गया है। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? बहन बेटियों को देने से कोई कमी नहीं होती है। मेरे पास पैसे है तो मैं दे रहा हूँ। और वैसे भी दीक्षा ने कितने अच्छे से सारा काम संभाला है। 1 महीने तक अपने ससुराल को छोड़कर यहाँ पर रुकी है, सिर्फ हमारे लिए। इतना तो उसका हक बनता है। सूरज का जवाब सुनकर मोहिनी कुछ नहीं बोली और उसने पैसे अपने पास रख लिए। सूरज के जाते समय जब ममता जी ने पूछा तो सूरज ने कहा कि उसने विदाई मोहिनी को दे दी है। वो अपने हाथों से दीक्षा को दे देगी। लेकिन जिस दिन दीक्षा विदा हो रही थी, उस दिन मोहिनी अपने कमरे से निकलकर बाहर ही नहीं आई। दीक्षा अपना सामान लेकर बाहर हॉल में आ चुकी थी। कैब बुक हो चुकी थी जो थोड़ी देर में आने वाली थी। ममता जी भी वही खड़ी हुई थी। दीक्षा अपनी माँ ममता जी के गले लगकर बोली, अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा रुक, मैं अभी आई। अपनी विदाई तो लेकर जा। सूरज तेरी भाभी को विदाई देकर गया है। मैं अभी तेरी भाभी को बुलाकर लाती हूँ। पता नहीं क्यों वो बाहर क्यों नहीं आई। ममता जी दीक्षा से बोली। कोई बात नहीं माँ, रहने दो, शायद मुन्ने को संभाल रही होगी। मुझे लेट हो रहा है। दीक्षा ने टालना चाहा। जानती थी कि भाभी तो बाहर नहीं आएगी। वैसे भी वो अपना काम निकालने में माहिर थी। अब तो उनका काम निकल चुका था। वैसे भी इस 1 महीने में मोहिनी ने उससे कब ठीक से बात की थी। नहीं नहीं, तू रुक। ऐसे खाली हाथ घर से जाएगी क्या? ऐसे तो तेरे ससुराल वाले तुझे सुनाएंगे। वैसे भी कैब आने में टाइम है, मैं अभी आती हूँ। कहती हुई ममता जी उसका जवाब सुने बगैर ही अंदर मोहिनी के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर देखा तो मोहिनी पलंग पर बैठी मोबाइल देख रही थी। पास में बाबू सो रहा था। उसे देखते ही ममता जी बोली, बहू, दीक्षा जा रही है। हाँ, अब तो जाएगी ही सही। आखिर उन्हें भी तो अपना घर संभालना है। कब तक यहाँ मायके में बैठी रहेगी?
मोबाइल में आंखें गड़ाए मोहिनी ने जवाब दिया, बहू अभी तुझे 1 महीना ही तो हुआ है। मोबाइल इतना मत देखा कर, आंखें कमजोर हो जाएगी। उसे देखकर ममता जी ने कहा। सुनकर मोहिनी चिढ़ते हुए बोली, आप यहाँ क्या लेने आई हैं, आप वो बोलिए, मुझे सलामत दीजिए, मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। बहू दीक्षा की विदाई तो दे दे, वो अपने ससुराल वापस जा रही है, ममता जी ने कहा। हाँ, लग ही रहा था मुझे, किस लिए आई है आप इस कमरे में? बिना कुछ चीज लिए भला ये नंदे अपने ससुराल जाती है क्या? अभी भी बाहर वेट कर रही होगी अपने सामान का। कहती हुई मोहिनी अपनी जगह से उठी और अलमारी में से एक पैकेट निकालकर बिस्तर पर पटकते हुए बोली, लीजिए, दे दीजिए अपनी बेटी को। ममता जी ने वो पैकेट उठाकर देखा तो उसमें एक कोई पुराने से फैशन का सूट रखा हुआ था, साथ ही 10 रुपए रखे हुए थे। उसे देखते ही ममता जी को याद आया कि पिछली दिवाली पर ये सूट उन्होंने बाहर रोड पर सफाई करने वाली महिला को देने के लिए निकाला था। लेकिन जब मोहिनी को पता चला तो उसने उस सूट को उसे देने ही नहीं दिया, ये कहकर कि हमसे चोरी छुपके कुछ देने की जरूरत नहीं है। को बहू, ये क्या दे रही है तुम मेरी बेटी को? दीक्षा पिछले 1 महीने से यहाँ पर है, उसने खूब जी भर कर तुम्हारी सेवा की है, तो थोड़ा ढंग का ही देकर उसे विदा करो। अपने ससुराल जाकर क्या बताएगी वो? ममता जी ने अपनी बहू से कहा। देखो मम्मी जी, मेरी इतनी ही हैसियत है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे इसका ठेका मैंने नहीं ले रखा। मोहिनी ममता जी से बोली। पर बहू, तुम्हारी छोटी बहन तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, उसे भी तो। देखिए मम्मी जी, आप मेरी बहन से अपनी बेटी की तुलना मत कीजिए। मेरी बहन ने मेरी बहुत सेवा की थी। देना है तो ये दे दीजिए, वरना ये भी मैं लेकर रख लूंगी, अपनी झाड़ू पोछे वाली को दे दूंगी। फिर आप जाने, आपका बेटा जाने। ननद है तो क्या हुआ, पूरा घर लुटा दूं उस पर? दूंगी तो सिर्फ कायदे का, इसके अलावा कुछ नहीं। कहते हुए मोहिनी वो सामान उठाकर वापस अंदर रखने लगी। पर ममता जी के मुंह से बोल तक नहीं फूट रहे थे। आखिर कैसे दे दे ये अपनी बेटी को? क्या सूरज ऐसी विदाई के लिए बोलकर गया था? तभी मोहिनी फिर से बोली, दे रहे हो तो दे दो मम्मी जी, नहीं तो इसे अंदर रख रही हूँ। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ आपसे, फिर मत कहना किसी से कि मैंने आपकी बेटी को कुछ नहीं दिया। लेकिन तभी बाहर से दीक्षा की आवाज़ आ गई, मम्मी कैब आ चुकी है, मैं जा रही हूँ। ममता जी से तो कुछ कहते नहीं बना। तब मोहिनी वो सूट का पैकेट बाहर लेकर आए और उसे दीक्षा को देकर बोली, लीजिए जीजी, आपकी 1 महीने की सेवा का फल। हमारी इतनी ही हैसियत है, हम तो इतना ही दे सकते हैं। जिस तरीके से मोहिनी बोली ये सुनकर दीक्षा अवाक रह गई। अब देख क्या रही है आप, लीजिए, इसी के लिए तो इंतज़ार कर रही थी आप। भाभी, मैं ये लेने के लिए नहीं रुकी थी, ये भी आप अपने पास ही रख लीजिए। कहते हुए दीक्षा बिना उस पैकेट को लिए अपने सामान के साथ बाहर निकल गई। इधर ममता जी की आंखों में आंसू आ चुके थे और उधर दीक्षा की आंखों में। पर मोहिनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहिनी तो उस सूट के पैकेट को सोफे पर पटक कर अंदर आ गई। इधर सूरज को पता पड़ा तो उसने मोहिनी को खूब डांटा, लेकिन मोहिनी पर इसका कोई असर नहीं था। सूरज खुद दीक्षा के ससुराल विदाई लेकर गया था, लेकिन दीक्षा ने विदाई लेने से इनकार कर दिया। पर अब मोहिनी दोबारा प्रेग्नेंट थी, अब उसे वापस दीक्षा की ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी बहन तो इतने दिन नहीं रुक सकती थी, आखिर वो भी तो शादीशुदा थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन के लिए आ सकती थी। जब मोहिनी ने इस बारे में सूरज से बात की तो सूरज ने उसे मायके जाने की सलाह तक दे दी, लेकिन मोहिनी मायके जाना नहीं चाहती थी। उसकी मम्मी भी अधिकतर बीमार रहती थी। खैर, जैसे तैसे उसने अपनी बहन को 1 सप्ताह के लिए बुलाया। जिस दिन उसकी बेटी हुई उस दिन उसकी बहन और मम्मी हॉस्पिटल में थी। 1 सप्ताह तक निधि ने और उसकी मम्मी ने ही उसे संभाला, क्योंकि ममता जी तो इधर आरव को घर पर संभालती थी। लेकिन मोहिनी को जब भी मौका मिलता वो अपनी मम्मी और बहन के सामने दीक्षा की जमकर बुराई करती। जब 1 सप्ताह बाद निधि वापस ससुराल जाने लगी, उस समय सूरज ने वही पैकेट लाकर निधि को थमा दिया जो मोहिनी आरव के समय सोफे पर पटक कर गई थी। ये देखकर जहाँ निधि और उसकी मम्मी हैरान थी, वही मोहिनी चिढ़ते हुए बोली, मेरी बहन ने ये यहाँ आकर पूरा काम संभाला और तुम मेरी बहन को ये देकर विदा कर रहे हो? सुनकर सूरज मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें गलत क्या है, मेरी जितनी हैसियत होगी उतना ही तो दूंगा। ये अपने ससुराल जा रही है, क्या दिखाएगी अपने ससुराल वालों को कि ये देकर भेजा है इसकी बहन ने इसे? हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? अच्छा, तुम्हारी बहन के ससुराल में तुम्हारी इज्जत है और मेरी बहन के ससुराल में हमारी कोई इज्जत नहीं थी? यही दिया था ना तुमने उसको? सूरज ने कहा तो मोहिनी चुप हो गई। तब सूरज अपनी सास की तरफ पलटकर वो सूट दिखाते हुए बोला, बताइए मम्मी जी, क्या कमी है सूट में? ये सूट इसकी ननद के लायक है तो उसकी बहन के लायक क्यों नहीं हुआ? बताइए आप ज़रा, क्या कमी रह गई इसके अंदर? ये सुनकर मोहिनी की मम्मी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। सुनकर मोहिनी की मम्मी बोली, वाह बेटा, तू तो अपने ससुराल में हमारी बहुत इज्जत बढ़ा रही है। हमने तुझसे तो ये उम्मीद नहीं की थी। रिश्ते सम्मान देने से ही चलते हैं। एक काम कर बेटा, अब तो अपनी ननद को ही बुला, मैं तो जा रही हूँ निधि के साथ।
बहुत घमंड है ना तुझे अपने आप पर। बिना रिश्तों के तेरे सारे काम चल जाते हैं ना, तो अब चला तेरे काम, कहकर मोहिनी की मम्मी निधि के साथ ही बाहर निकल गई। मोहिनी उन्हें रोकती रह गई पर वो रुकी नहीं। हालांकि सूरज ने बाहर आने के बाद निधि को पैसे देकर विदा कर दिया। आखिर मोहिनी की गलती की सजा वो निधि को क्यों देता। पर इधर मोहिनी को अब मजबूरी में दीक्षा को खुद फोन कर बुलाना ही पड़ा। हालांकि दीक्षा आना नहीं चाहती थी, पर क्योंकि परेशानी ममता जी और सूरज को होती इसलिए वो आ गई। पर आई सिर्फ 10 दिन के लिए ही। आखिर 10 दिन बाद मोहिनी को खुद ही काम पर लगना पड़ा। और इस बार वो किसी से शिकायत कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मायके वाले साथ दे नहीं रहे थे और ससुराल वाले उसकी गलती अच्छे से जानते थे।